आज हमारा सेकंड सेशन ऑफ यूएस टैक्सेशन फंडामेंटल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई गेस सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप को पास थ्रू स्टेटस मिलता है। आई गेस पास थ्रू स्टेटस आप सभी को समझ में आ गया था, लेकिन आज मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझाने जा रहा हूं पार्टनरशिप से रिलेटेड, बिकॉज ये बेसिक फंडामेंटल क्लासेस हैं। तो पहला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है शायद उनको आज का लेक्चर समझ में ना आए, तो उसका तो मैंने यूट्यूब पे लिंक भी डाला हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आज हमारा जो बेसिक का लेक्चर है, बेसिक्स ऑफ यूएसए टैक्स डे 2 में आज हम पार्टनरशिप के और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, पार्टनर्स जो होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। एक होता है लिमिटेड पार्टनर और एक आपका होता है जनरल पार्टनर। तो दोनों को हमें समझना है और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को ही काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लिख समझिए कि सर ये जनरल पार्टनर कौन होते हैं। जनरल पार्टनर का मतलब है ऐसे पार्टनर जिनकी लाइबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि अगर लोन पार्टनरशिप ने लिया, किसने लिया? लोन पार्टनरशिप ने लिया। जी सर, लोन पार्टनरशिप ने लिया। अगर वो लोन का रीपेमेंट पार्टनर नहीं कर पाए, पार्टनरशिप नहीं कर पाए। हम्म, कौन नहीं कर पाया सर? पार्टनरशिप नहीं कर पाई। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पता है आपको? जनरल पार्टनर को क्या करेंगे हम? सारे पार्टनर को या केवल लिमिटेड जनरल पार्टनर को? कि नाम लिमिटेड से आपको समझ में आना चाहिए। जनरल या ऑल, तो ध्यान रखिए केवल जो जनरल पार्टनर होगा ना वही रिस्पॉन्सिबल होता है अगर पार्टनरशिप के द्वारा पेमेंट नहीं किया गया। बात समझ में आ गई? तो सर आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि जो जनरल पार्टनर होगा उसकी लाइबिलिटी यहां पर अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी? कॉमन सेंस से बताना है। हम्म तो जनरल पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। और जो लिमिटेड पार्टनर होता है वो कभी भी पर्सनल लेवल पर लायबल नहीं होता। मतलब कि अगर पार्टनरशिप ने कोई लोन ले लिया और पार्टनरशिप उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रही, तो हम पार्टनर की पर्सनल एसेट को टेक केयर नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम लिमिटेड पार्टनर। तो आपको दो वर्ड हमेशा याद रहना चाहिए, एक होता है लिमिटेड पार्टनर और एक होता है जनरल पार्टनर। अब सर इसके बियॉन्ड भी एक इंपॉर्टेंट रूल और है। जो लिमिटेड पार्टनर होता है ना, लिमिटेड पार्टनर जो भी वो इन्वेस्ट करता है पार्टनरशिप में, जी सर उसने पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको पार्टनरशिप से कोई इनकम मिलेगी। तो इस प्रकार की इनकम को अंडर द यूएस टैक्सेशन एक नाम दिया जाता है और बहुत सारे लोग इस नाम से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इस नाम, इस प्रकार की इनकम को बोला जाता है पैसिव इनकम। क्या बोला जाता है? तो लिमिटेड पार्टनर को जो भी प्रॉफिट मिलता है पार्टनरशिप से वो क्या कहलाता है? उसके लिए पैसिव इनकम। ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, पैसिव इनकम। इंटायर यूएस टैक्सेशन में ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि लिमिटेड पार्टनर का जो शेयर होता है वो पैसिव इनकम कहलाता है, लेकिन जनरल पार्टनर का जो शेयर होता है वो नॉन पैसिव इनकम कहलाता है। बात समझ में आती है आपको?
जी सर, तो पैसिव वर्सेस नॉन नॉन पैसिव इनकम का यहां पर आपको कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पार्टनरशिप में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूशन, आप पैसा लगाते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट। क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट के नाम से हम जानते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास पार्टनरशिप का कोई इंटरेस्ट है, तो वो अल्टीमेटली एज पर यूएस टैक्स क्या कहलाती है? कैपिटल एसेट। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इसको कैपिटल एसेट से हम क्या करें, हमारा क्या काम? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि कैपिटल एसेट को सेल करने पर जो टैक्स लगता है वो अंडर दी कैपिटल गेन लगता है। तो बिल्कुल ऐसे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अब उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप में हिस्सा है और उस पार्टनरशिप के हिस्से को आप सेल कर देते हो, चाहे कंप्लीटली चाहे पार्शली। अब आप बोलोगे सर कंप्लीटली और पार्शली कैसे शेयर कर सकते हैं हम? अरे बेटा, आपके पास किसी पार्टनरशिप में 40% शेयर था, अब आपने उसका 25% शेयर अपने फ्रेंड को सेल कर दिया। तो ये जो 25% शेयर आपने सेल किया है ना, ये आपकी एक कैपिटल एसेट। तो वॉट एवर गेन और लॉस जो होगा, वो आपका कैपिटल गेन होगा। क्या होगा? कैपिटल। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जनरल पार्टनर वर्सेस लिमिटेड पार्टनर में एक बात और इंपॉर्टेंट है कि सर जो जनरल पार्टनर की इनकम होती है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम में कंसीडर की जाती है। किसकी? जनरल पार्टनर। जो जनरल पार्टनर होता है उसकी। लेकिन लिमिटेड पार्टनर लिमिटेड पार्टनर की जो इनकम होती है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स में कंसीडर नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम उसको कंसीडर नहीं किया जाता। अब आप मुझे बताइए सर, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन जानना क्यों जरूरी था? बिकॉज तभी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं हमारे फंडामेंटल सेशन के पार्ट 1 में। आइए, सब आप सबको बात समझ में आ गई होगी। तो प्रीवियस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में हमें यह समझना है कि जो पार्टनर होता है, पार्टनर्स जो होते हैं, वो पार्टनरशिप के प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो पार्टनरशिप अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाती हैं, तो उसके लिए वो एक रिटर्न का फॉर्म फिल करती है। उस फॉर्म का नाम है 1065। तो जब पार्टनरशिप एक रिटर्न फाइल करती है, एक फॉर्म फिल करती है, तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिटर्न। लेकिन क्या होता है कि इस इंफॉर्मेशन रिटर्न के साथ में एक दो शेड्यूल होते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा शेड्यूल्स के बारे में। एक होता है शेड्यूल के और एक होता है शेड्यूल के 1। आपको कई बार ये तीनों को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आपको सर ये शेड्यूल आप गूगल पर डालेंगे, वहां से भी देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा देता हूं। शेड्यूल के, आपके सामने एक इमेज आ जाएगी, आप कहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपको एक फॉर्म देखने को मिल रहा है, शेड्यूल के 1।
इस लेक्चर को आप केवल एग्जाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझिए। जब कभी भी आपको इंटरव्यू में प्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा तो आपको ये फॉर्म बहुत अच्छे से आना चाहिए, और अगर आपका पार्टनरशिप में प्लेसमेंट हो गया तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्न अराउंड आ सकता है। तो हम जरा इस फॉर्म को थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, ठीक है? और आप आज बताना कि आपने कुछ काम की बात सीखी या नहीं सीखी, जो स्पेशली यूएस में रहते हैं। आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म 1065, और साथ पे लिखा है शेड्यूल K1। और स्पेसिफिकली यूएससीपी के स्टूडेंट जो रेगुलेशन लेक्चर पढ़ेंगे, तो रेगुलेशन में तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो वो शेड्यूल K1 हमने कहाँ डाउनलोड किया है, एक सेकेंड जरा उसको डाउनलोड करना था ना, सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे ही है ना शेड्यूल K1। मैं आपको आज कुछ माइन्यूट बातें इसके बारे में बताऊंगा। और स्क्रीन पे कहाँ चला गया यार? हाँ ये रहा। तो चाहे आप ईए के स्टूडेंट हों चाहे सीपी के स्टूडेंट हो, आपके सामने शेड्यूल K1 देखने को आपको मिल रहा है। जी सर, तो सबसे पहले तो अच्छी बात यह कि 2024 का ही देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आपके साथ में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले पार्टनर शेयर ऑफ इनकम एंड डिडक्शन। एग्जामिनर अगर सीपीए की क्लास, सीपीए के एग्जाम में या ई के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे, आप मुझे बताइए क्या ये एक इंडिविजुअल पार्टनर का फॉर्म है या सारे पार्टनर का मिलाकर होगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पर देख के आपको बताना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, दिस में क्या लिखा, पार्टनर्स शेयर ऑफ इनकम एंड डिडक्शन। और अगर यहां पर उस पार्टनर का नाम दिया गया है, तो क्या सारे पार्टनर का नाम लिख के देंगे या किसी एक पार्टनर का होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, हर पार्टनर का अलग अलग होगा ना। सारे पार्टनर का नाम एक जगह थोड़ी लिख के दे देंगे कि भैया राम मोहन सोहन मोहन 15 पार्टनर या 15 नाम यहां पे लिखेंगे देंगे हम। तो पहली बात तो जो शेड्यूल K1 होता है वो एक इंडिविजुअल पार्टनर का उसका डिस्ट्रीब्यूशेबल, उसको पार्टनरशिप से क्या क्या मिलने वाला उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो शेड्यूल K1 क्या है? शेड्यूल K1 है एक सेपरेटली स्टेटेड आइटम की इंफॉर्मेशन फॉर अ इंडिविजुअल पार्टनर। मतलब आप ऐसा समझिए, इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक और भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे मानकर चलो एक फर्म है, इसका नाम है एबीसी। उसके 3 पार्टनर है, ए है, बी है और ये सी है। उस पार्टनरशिप हमने अपनी ऑर्डिनरी इनकम कमाई है। जी सर, ऑर्डिनरी इनकम मतलब उन्होंने सेल करा, प्रॉफिट कमाया 45 तक। अभी मान के चलने थे तीनों का हिस्सा इक्वल इक्वल, तो तीनों का हिस्सा मिलाकर 15 15 आ गया सर। जी सर, कंट्रोल C, कंट्रोल करते हैं। जी सर, बात समझ में आ गई कि सर तीनों का 15। तो ये 15,000 जो ऑर्डिनरी यहां पर नीचे लिखा होगा 15,000 ऑर्डिनरी बिजनेस इनकम, तो ये अगर ए का फॉर्म है तो यहां केवल ए का 15,000 लिखा होगा या तीनों का लिखा होगा? पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है। तो सर केवल एक ही पर्सन का लिखा होगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो ये जो फॉर्म है शेड्यूल K1, ये एक इंडिविजुअल पार्टनर का, उस पार्टनरशिप फर्म ने क्या क्या उसको, उस पार्टनरशिप फर्म से उसने क्या क्या कमाया है और उसको क्या क्या डिडक्शन मिलने वाली है। तो कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, सर डिडक्शन। अब डिडक्शन की कैटेगरी होती है दो, एक होती है सेपरेटली स्टेटेड और एक होती है नॉन सेपरेटली स्टेटेड। तो अब शेड्यूल K1 में सेपरेटली आएगी या नॉन सेपरेटली आएगी? अगर एग्जाम में ऐसा ही एमसीक्यू आ जाए तो क्या करोगे आप? सेपरेटली या नॉन सेपरेटली? तो सर शेड्यूल K1 केवल बात करता है सेपरेटली। बताइए नॉन सेपरेटली क्यों नहीं आएगी यहां पर?
वाई नॉन सेपरेटली नहीं आएगी? वो इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी इनकम लिख रहे हैं, मतलब सोचो, एक पार्टनरशिप ने सेल करी 50 लाख की, है ना? उसके बाद उसने एक्सपेंसेस किए। उस एक्सपेंसेस में क्या हो सकते हैं? ऑफिस के खर्चे हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन हो सकता है, सैलरी हो सकती है। तो ये सैलरी मिलाकर 30 लाख है, मान के चलो तो 20। अब इस, या हम हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ले लें, 5 लाख के टोटल खर्चे हैं तो 45। तो जब आप ऑलरेडी ये जो ये जो नॉन सेपरेटली आइटम है, ये ऑलरेडी सेल्स में से माइनस करके 45 का तीसरा हिस्सा जब आप यहां पे लिख चुके हैं, तो ऑलरेडी फिर हम नॉन सेपरेटली को यहां पे क्यों लिखेंगे बेटा? क्योंकि ऑलरेडी आप ऑर्डिनरी बिजनेस इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके लिख चुके हैं, और वो वैसे भी शेड्यूल K1 में नहीं आते। तो शेड्यूल K1 इज ऑल अबाउट सेपरेटली स्टेटेड आइटम ऑफ पर्टिकुलर पार्टनर फॉर ए स्पेसिफिक पार्टनर। तो आप देखिए, यहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन को समझना आना चाहिए। जैसे देखिए, सबसे पहले तो उस पार्टनर का यहां पे इंफॉर्मेशन आ रही, इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टनर लिखा, पार्टनर्स नहीं लिखा है, ये भी ध्यान देखो। तो एक इंडिविजुअल पार्टनर के बारे में बात हो रही है, उस पार्टनर का स्टेटस भी बताया जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यूएस सीपीए के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको मानकर चलो यहां पर सेल्फ इंप्लॉयमेंट अर्निंग भी लिखी हुई है, ऑर्डिनरी बिजनेस इनकम 1 लाख दी है और सेपरेटली भी 1 लाख, ये भी 1 लाख दी है। इसका क्या इंडिकेशन है? एग्जामिनर आपको क्या बताना चाहता है? एग्जामिनर का पूरा फोकस ये है, वो आपसे ये बताना चाहता है कि ये जनरल पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है? तभी तो उसने यहां पर ऑर्डिनरी बिजनेस इनकम के साथ में सेल्फ इंप्लॉयमेंट अर्निंग ली। और अगर मान के चलिए यहां पर ऑर्डिनरी इनकम लिखा और सेल्फ नहीं लिखा, इसका मतलब वो कौन सा पार्टनर है? तब वो लिमिटेड पार्टनर है। तब वो कौन है? लिमिटेड पार्ट। तो शेड्यूल K1 में आप सारी ऐसी आइटम देखिए सर, यहां पर बहुत सारी अलग अलग आइटम के नाम लिखे हैं, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ऑर्डिनरी डिविडेंड, क्वालिफाइड डिविडेंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी समझो। सर ऑर्डिनरी इनकम और इंटरेस्ट इनकम क्या ऑर्डिनरी इनकम नहीं मानी जाती है क्या? अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऑर्डिनरी इनकम और इंटरेस्ट इनकम, क्या इनके ऊपर टैक्स की रेट अलग अलग है क्या सर, जिसको अलग अलग लिखा? नहीं बेटा, ऑर्डिनरी इनकम जो होती है वो पार्टनरशिप के लेवल पर डिसाइड होती है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम पार्टनरशिप के लेवल पर नहीं, पार्टनर के लेवल पर डिसाइड। तो ये जो आइटम्स है ना, ये सेपरेटली स्टेटेड आइटम है। जैसे डिविडेंड इनकम है। अब थोड़ा सा लॉजिक से सोचो सर, डिविडेंड इनकम को सेपरेटली क्यों माना गया? एक तरफ तो सर आप बोल रहे हैं डिविडेंड इनकम भी ऑर्डिनरी इनकम हो सकती है, बट फिर भी हम उसको सेपरेटली क्यों लिख रहे हैं? सेपरेटली लिखने का मतलब है उसका टैक्स रेट इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड होता है। आप सभी को स्लैब रेट समझ में आता है? जो अभी आप आज बजट सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या होता है, यूएस में भी स्लैब रेट चलते हैं। अगर किसी पार्टनर की इनकम ज्यादा है तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, किसी पार्टनर की इनकम कम है तो उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर एक पार्टनरशिप ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, लेट्स से ए लिमिटेड, जी सर, और उसने उसको $10,000 का डिविडेंड दी, अगर हम इसको पार्टनरशिप के प्रॉफिट में ही लिख देते
तो उसका क्या नुकसान होता, आपको ये सोचना है। मैंने एक बात आपसे बोली, बिल्कुल बेसिक लेवल से सोचो कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होता और उस कंपनी ने ये डिविडेंड दिया होता, किसको, पार्टनरशिप को ही दिया डिविडेंड, क्योंकि शेयर तो पार्टनरशिप ने करे। लेकिन अगर हम इसको पार्टनरशिप के प्रॉफिट में कैलकुलेट करते समय डाल देते तो क्या नुकसान होता, ये लॉजिक सोचना बहुत जरूरी है। तो सर क्या होता कि ये जो 10,000 है, ये सभी पार्टनर की इनकम में इक्वल इक्वल आ जाता। जी सर। और आप क्या करते, इसमें से लेस करते, एक्सपेंसेस भी लेस करते, उसके बाद आप नेट प्रॉफिट डालते। तो जो इनकम टैक्स का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि इनकम टैक्स का कहना है कि जो डिविडेंड इनकम है ना, उसके ऊपर टैक्स की रेट अलग है। तो अगर आप उसको पार्टनरशिप की इनकम में डाल दोगे तो हमारा पर्पस ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम डिविडेंड के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स लेना चाहते हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या बोला कि इसको आप क्या करो, सेपरेटली डालो, और हर पार्टनर का जो लेवल है उसकी टोटल इनकम का स्लैब अलग अलग होता है। तो जब सबका स्लैब रेट अलग अलग है तो हम इसको पार्टनरशिप की मेन इनकम में नहीं डाल सकते थे, इसलिए हमने इसको सेपरेटली स्टेटेड। तो जो शेड्यूल K1 है ना, वो उन आइटम्स के बारे में बात करता है जिसके ऊपर पार्टनर के लेवल पर डिसीजन लिया जाता है। जैसे कैपिटल गेन है, अब बेटा कैपिटल गेन को अगर हम इनकम में डाल देते, आप सोचिए जैसे यहाँ कैपिटल गेन, तो इसका भी एक नुकसान हो जाता, क्योंकि कैपिटल गेन को कैपिटल लॉस से सेट ऑफ किया जा सकता है। तो हो सकता है कि किसी पार्टनर के पास पुराना कोई लॉस चल रहा हो और नया उसके पास गेन हो, तो वो तभी सेट ऑफ पॉसिबल है ना जब उसका ट्रीटमेंट अलग अलग दिया जाएगा, अलग से दिया जाएगा, अदरवाइज वो कैसे पॉसिबल है। आप मुझे बताओ, यार मैं एक पार्टनरशिप में हूं, लेकिन मेरे को कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन होता है, लेकिन मेरे पास कैपिटल लॉस ऑलरेडी पड़ा है, किसी दूसरे पार्टनर के पास कैपिटल लॉस नहीं पड़ा है। तो अगर हम उसको सीधे पार्टनरशिप में डाल देते तो सेटअप के रूल चेंज हो जाते। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक लिस्ट दे दी कि ये जो आइटम है, ये आइटम्स के नाम आप देखेंगे, इसका टैक्स का ट्रीटमेंट सेपरेटली होता है, मतलब नॉर्मल से हटकर होता है। तो आपके काम की बात क्या है, शेड्यूल K1 क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई शेड्यूल K1 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑल्सो। सर शेड्यूल K1 बात करता है पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूटेबल शेयर, कि पार्टनरशिप से पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है, और वो भी सेपरेटली स्टेटेड। बात समझ में आती है यहां पर, मतलब पार्टनरशिप जो भी प्रॉफिट कमा रही है उसमें वो इंडिविजुअल पार्टनर को क्या क्या देने वाली है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको शेड्यूल K1 में देखने को मिलती है। आई गेस आपको इतनी बात तो अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपने देना है। डेप्रीशिएशन शेड्यूल K1 में आएगा, यस और नो, बिना देखे, यस और नो में लिखना है आंसर। मैं देखना चाह रहा हूं कितने लोग यस लिखते हैं, कितने लोग नो लिखते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, 95% बच्चों ने लिखा है कि सर शेड्यूल K1 में डेप्रीशिएशन आएगा, वो गलत है। 90% ने नो लिखा है, तो जिन्होंने नो लिखा है वो सही है। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि सर जब आपने ऑर्डिनरी इनकम लिख ली तो वो ऑर्डिनरी इनकम 1065 में से माइनस होने के बाद ऑलरेडी शेड्यूल K1 में आ रही है, वो सेपरेटली स्टेटेड नहीं है, वो अलग से उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ये आता है,
पार्टनरशिप की सैलरी, पार्टनरशिप की सैलरी जो पार्टनर को दी गई है वो आएगी या नहीं आएगी? वो 100% आएगी, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पार्टनर की खुद की उसको पार्टनरशिप से मिल रही है। तो आप देखिए, शेड्यूल K1 को जाके देखिए, वहां पर स्पेसिफिकली गारंटीड पेमेंट फॉर सर्विसेज के नाम से दिए गए। और ये पार्टनर को है, तो गारंटीड पेमेंट फॉर कैपिटल हो या सर्विस हो, यहां पर आ जाएगी। अब ये सेक्शन आप आने वाले समय में पढ़ेंगे, सेक्शन 1250, सेक्शन 1231। तो आपको नेक्स्ट लेवल पे समझ में आएगा कि सर सेक्शन 1250, 1231 क्या है। तो यहां पर अल्टीमेटली पार्टनर्स को जो भी सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो 1065 में नहीं, शेड्यूल K1 में आता। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है, क्या सर जो शेड्यूल K1 में आता है वो 1065 में भी आएगा क्या? अगला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है, क्या हर वो आइटम जो शेड्यूल K1 में वो 1065 में होना जरूरी है क्या? तो इसका आंसर यस है, क्योंकि शेड्यूल K1 तो सेपरेटली स्टेटेड है, लेकिन 1065 सब कुछ है सेपरेटली वर्सेस नॉन सेपरेटली। तो उसके लिए एक शेड्यूल बनाया जाएगा, शेड्यूल K, जिसको हम सीखेंगे आने वाले अभी हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। हमें अभी केवल तीन चीजों को समझना है कि सर अल्टीमेटली तीन कॉन्सेप्ट हैं, 1065, शेड्यूल K और शेड्यूल K1। अभी हमने केवल K1 के बारे में डिस्कस किया है, हमने शेड्यूल K को डिस्कस नहीं किए। और ना ही अभी हमने 1065 तो पूरा सीखना पड़ेगा ना, तब जाके आएगी बात। लेकिन कुछ चीजें आपको बेसिक्स में बहुत अच्छे लेवल पर मुझे पढ़ानी पड़ती है, इसलिए मैं इस बेसिक क्लासेस को ऑलवेज कंडक्ट करता हूं। जैसे आज आपने जनरल पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर के बारे में कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में सीखा है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर आपने अभी हमें जनरल पार्टनर बताया, जो जनरल पार्टनर है और एक लिमिटेड पार्टनर है, ये जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिस इन पार्टनरशिप। ये बात सबको पता है या नहीं पता है? या आज आप पहली बार ये सुन रहे हैं? मैं तो पहले ये जानना चाहूंगा, क्या पिछले लेक्चर में इस बात के ऊपर हमने गौर किया था या नहीं किया था? सबको पता है? नॉट नहीं डिस्कस किया हो, जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने कि बेसिस इन पार्टनरशिप, तो शेड्यूल K1 में अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर एक अकाउंट देखने को मिल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है और पार्टनर का जो बेसिस होता है, वो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट डिफरेंस जरूर है। तो सर बेसिस का मतलब होता है, उसके साथ में एक वर्ड जोड़ दिया जाता है, एडजस्टेड बेसिस। इसको भी समझना पड़े। अब जैसे आपने एक पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूट किया, आपने पैसा लगाया,
तो आपने किया कंट्रीब्यूशन। जी सर। 50,000, 60,000 आपने लगाया। जी सर, 60,000। अब उस पार्टनरशिप ने कुछ प्रॉफिट कमाया। लेट से उसने 60,000 कमाया और आपका हिस्सा यहाँ पे 50%। तो जैसे ही उसने 60,000 कमाया, आपको क्या करना है, यहां पर उस प्रॉफिट को जोड़ देना है। 60,000 जोड़े या केवल 30,000 जोड़े? तो सर 30,000। उस पार्टनरशिप में आपको 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो आप क्या करेंगे, यहां से लेस कर। जी सर, इसको लेस कर देंगे। तो हमने यहां से इसको माइनस कर दिया 10,000। इस प्लस माइनस विड्रॉल कंट्रीब्यूशन की जो, इसको बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। ये पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस। तो हमारे इस क्वेश्चन में 60 + 30 - 10 कितना हो गया? 80,000। ये पार्टनर का कैपिटल बैलेंस। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? यस और नो? बिगनिंग बैलेंस। अरे हाँ या ना लिख दिया करो बेटा, नहीं समझ में आई तो आगे कुछ और बताया जा सकता है। सबको क्लियर होना चाहिए कि सर ये बात तो, कि हाँ सर इसमें कुछ था ही नहीं ना ऐसा। अब कई बच्चे बोल रहे सर लेस क्यों कर दिया, बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम्म। आप मुझे बताओ यार, आपने कोई पैसा लगाया, वो आपको वापस मिल गया तो माइनस नहीं करेंगे क्या? उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। एक स्टूडेंट ने मेरे से ये पूछा कि सर इसको माइनस क्यों कर दिया हमने। अरे पैसा लगाया था तो जोड़ दिया, पैसा विड्रॉल कर दिया तो माइनस कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको पैसा वापस मिल गया तो दैट्स वाई उसको माइनस की। तो अब देखिए यहां पे लिखा है, यहीं से आपको देखने को मिलेगा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर नेट प्रॉफिट को प्लस करना है। अदर इंक्रीज, एक और बात लिखी, अदर इंक्रीज। अदर इंक्रीज भी हो सकता है, उसको समझेंगे अभी हम। विड्रॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस करेंगे और एंडिंग कैपिटल बैलेंस आए। लेकिन एंडिंग कैपिटल बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि यही बेसिस है। जब एंडिंग बैलेंस, एंडिंग कैपिटल बैलेंस में एक चीज, एंडिंग बैलेंस में एक चीज जोड़ दी जाए, पार्टनर शेयर इन पार्टनरशिप लायबिलिटी, तो ये बन जाता है पार्टनर्स बेसिस। और इसको पार्टनर बेसिस की जगह क्या बोला जाता है? पार्टनर्स एडजस्टेड। तो दोनों में फर्क होता है। अब मुझे बताइए, पार्टनर का शेयर जो उस पार्टनरशिप की लायबिलिटी में, उसको प्लस करने का लॉजिक क्या है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई वी आर एडिंग पार्टनर शेयर इन पार्टनरशिप लायबिलिटी? उसका सिंपल रीजन यह है कि सर अगर वो लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनरशिप ने नहीं किया तो हमको ही पे करना है, तो आज हमारा ही तो वो है। और सर हमें लायबिलिटी को ऐड क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, आप इस बात को ये मानते हो कि नहीं कि 80,000 पार्टनरशिप से लेना है आपको? इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते, कि आज अगर पार्टनरशिप बंद हो जाए तो आप पार्टनरशिप से बोलोगे लाओ 80,000 रुपए निकालो, 80,000 निकालो? इस बात से अग्री हो? इस बात से सभी अग्री हैं? यस सर।
अब आप मुझे बताओ, आपने एक पार्टनरशिप की लायबिलिटी का पेमेंट आपने करने की जवाबदेही ली, तो वो पार्टनरशिप से वो पैसा आप वापस मांगोगे कि नहीं मांगोगे कि भाई आपकी लायबिलिटी का पेमेंट मैं क्यों करूं? बिकॉज इट इज नॉट माई पर्सनल लायबिलिटी बट स्टिल आई एम गोइंग टू पे योर लायबिलिटी। तो मुझे ये पैसा आपसे वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अल्टीमेटली आपने क्या करा, इस पार्टनरशिप शेयर की लायबिलिटी को भी आपने क्या कर दिया, इसके अंदर भी कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये कॉन्सेप्ट सभी पार्टनर के लिए एप्लीकेबल होगा या केवल जनरल पार्टनर के लिए एप्लीकेबल होगा? अगला क्वेश्चन तो ये। तो इसका आंसर आपको फ्यूचर में छुपा है, अभी नहीं छुपा, क्योंकि लायबिलिटी की भी दो कैटेगरी है। एक होता है नॉन रिकोर्सिस और एक होता है रिकोर्सिस लायबिलिटी। लायबिलिटी की दो कैटेगरी। काफी टेक्निकल लेक्चर लग रहा होगा आपको। तो रिकोर्सिस लायबिलिटी की डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। तो रिकोर्सिस लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जिसके लिए पार्टनर पर्सनल लेवल पर लायबल है, जिसके लिए पार्टनर पर्सनल लेवल पर लायबल होता है। पर्सनल लेवल पर का क्या मतलब होता है? कई बच्चे बोलते सर ये पर्सनल लेवल पर क्या मतलब? पर्सनल लेवल का मतलब ये होता है कि आज की डेट में अगर पार्टनरशिप इस लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएगी तो किसको पकड़ेंगे हम? हम मतलब सोचो, बैंक ने पार्टनरशिप को लोन दिया। पार्टनरशिप बोले हम तीन भाई हैं, ए बी सी, हम तीन पार्टनर हैं। हमने लोन लिया, किसने लोन लिया? एबीसी पार्टनर ने। तो अल्टीमेटली इस लोन का रीपेमेंट किसको करना चाहिए? मिस्टर ए को करना चाहिए या पार्टनरशिप को करना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है सर, पार्टनरशिप को करना चाहिए। एबीसी क्यों करेंगे? लेकिन अगर एबीसी नहीं कर पाती है एबीसी पार्टनरशिप, तो हम किस पार्टनर को पकड़ते हैं? हम पकड़ते हैं जनरल पार्टनर को। तो ध्यान रखिए, जो बेसिस का कैलकुलेशन होगा उसमें रिकोर्सिस लायबिलिटी को की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जनरल पार्टनर की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिकोर्सिस लायबिलिटी जो होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। और नॉन रिकोर्सिस लायबिलिटी जो होती है वो होती है सिक्योर्ड लायबिलिटी। अब सिक्योर्ड लायबिलिटी का मतलब समझते हैं क्या होता है? सिक्योर्ड लायबिलिटी का मतलब होता है कि पार्टनरशिप ने कोई असेट गिरवी रखी हुई है, कोलेटरल दिया, मॉर्गेज के रूप में कुछ दिया है, उसके ऊपर कोई एसेट सिक्योर। तो उसके लिए सभी पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होते हैं? लायबल होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, पार्टनरशिप के बेसिस का कैलकुलेशन करते समय, पार्टनरशिप के बेसिस का कैलकुलेशन करते समय आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि लायबिलिटी के साथ में क्या लिखा है। रिकोर्सेस वर्सेस नॉन। तो अगर आपने ध्यान से देखा, रिकोर्सेस है तो केवल और केवल किस में जोड़ना है? हम्म जनरल पार्टनर में। और अगर नॉन रिकोर्सेस लिखा है तो ऑल दी पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। क्या इतना मुश्किल होगा इसको याद रखना? या सिंपल भाषा में एक ही जगह समझा दिया तो सर काम ही खत्म हो गया, अब कोई भूलने का सवाल ही नहीं होता। याद रहेगी ये बात। सोचिए, मेन लेक्चर में जब आप देखेंगे तो आपको पहले से पता है। तो हाईली टेस्टेड एरिया है ये।
कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि चेक एक क्वेश्चन देकर आपसे टेस्ट किया जाए। चलो, एग्जाम्पल। एबीसी पार्टनरशिप फर्म है। मिस्टर ए जो है वो जनरल है, जनरल पार्टनर है। मिस्टर बी और मिस्टर सी वो लिमिटेड है। ठीक है सर, लिमिटेड है। दो तीनों की ओपनिंग कैपिटल दे रहा हूं मैं आपको। मैं चेक करना चाहता हूं कि आप मेरे उस कॉन्टेक्स्ट में समझे या नहीं समझे। ए बी सी, 40,000, 25,000 और 15,000 यहाँ है। तीनों का रेशो इक्वल है ना, सब तीनों इक्वल बांटते हैं। 1:1:1 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है। पार्टनरशिप का लोन है, पार्टनरशिप लोन। रिकोर्सेस लोन भी लिख देता हूं मैं, 80,000। नॉन रिकोर्सेस लोन लिख देता हूं 90,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में मैंने आपको 75 लिख दिया। जरा मुझे एडजस्टेड बेसिस ऑफ ऑल द पार्टनर बताइए। एडजस्टेड बेसिस ऑफ ऑल दी, बस इतना सा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। ए जनरल पार्टनर है तो उसको मैंने ग्रीन कर दिया है, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, शुरू हो जाओ बेटा। ये आपने बता दिया, मतलब आपने आज की जंग जीत ली, और एग्जाम में 2 मार्क्स तो आपके पक्के हो गए। अभी आपको आंसर बताना है, फिर आप लोगों के चैट बॉक्स में आंसर भी दूंगा मैं। और जल्दबाजी में मत देना आंसर कि सर हमसे गलती हो गई। ए बी सी है ना, तो सर ओपनिंग कैपिटल तो एज इट इज लिख ही सकते थे सर सबकी। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी है? 40, 25 और 15। 40, 25 और 15। जी सर, ये बात समझ में आ गई। अब हमने बोला था रिकोर्सेस लोन के लिए कौन जवाबदेही लेता है अकेले? ये जनरल पार्टनर। तो हमने कहा दिमाग लगाया सर, यहां पे लिख दिया 80,000, बाकी का जीरो। इनका तो कोई रोल ही नहीं है ना। नॉन रिकोर्सेस लोन में तीनों बांटेंगे। 30, 30। तो जोड़ देते तो इसका आ जाता आपका प्रॉफिट। जोड़ लिया, अच्छा प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट भी तो आएगा ना सर। 25, 25, 25 उठा के प्लस करना है, और क्या करना है?
इसको क्या बोलते हैं? अब अगला क्वेश्चन यहां से ही शुरू होगा। अभी क्लियर है सभी को? अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों ऐड कर रहे हैं नॉन रिकोर्सेस को, इसको सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशियो में क्यों नहीं कर रहे? एक क्वेश्चन था, मैंने चैट में पढ़ लिया था। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अभी पढ़ा ना कि 12,75,000 तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा सैलरीड एम्प्लॉय। क्या लॉजिक है इसके पीछे? इनकम टैक्स में रूल्स होते हैं, लॉजिक नहीं होता। बात समझ में आती है? इनकम टैक्स में रूल्स होते हैं। रूल्स बोलता है कि नॉन रिकोर्सेस लोन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वाई वी बॉदर अबाउट कि सर क्यों कैपिटल में नहीं कर रहे, क्यों प्रॉफिट में नहीं कर रहे, हमें ये सोचना नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? रूल्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, रूल्स ने बोल दिया तो बोल दिया। अब कई को बच्चे पूछे सर ये लाइबिलिटी को ऐड क्यों कर रहे हैं, कई बच्चों को ये बात ही समझ में नहीं आती। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अब लाइबिलिटी को क्यों ऐड कर रहे हैं बताया ना मैंने आपको। उसका सिंपल सा लॉजिक है, वो ये बोलना चाहते हैं कि पार्टनरशिप का व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली तो पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल है इस लोन के लिए। तो हम तो ऐसा मानेंगे कि ये जो लोन है, ये पार्टनर ने लोन लेकर कंट्रीब्यूट किया है पार्टनरशिप को। पार्टनर ने खुद लोन लिया और फर्म में पैसा लगाया। तो ये अल्टीमेटली पार्टनर के बेसिस में ऐड कर देना चाहिए। आप मुझे एक सिंपल बताओ, आप इंडिया के 12th तो सभी पास हो ना? आपने एक लोन लेकर पार्टनरशिप में पैसा लगाया, जनरल एंट्री बताओ कॉमर्स के स्टूडेंट। मैं देखना चाहता हूं अकाउंट में कितने स्ट्रांग हो, थोड़ा अकाउंटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। जरा जनरल एंट्री बताओ, मैं देखना चाहता हूं अकाउंट्स में कितने स्ट्रांग है। आपने एक पर्सनल लोन लेकर पार्टनरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया, क्या जनरल एंट्री पास करते आप? अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट साइलेंट हो जाते हैं इस क्वेश्चन पे, पता नहीं क्यों, जबकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कई लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, लोन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं बहुत सारे सीए इस जनरल एंट्री को गलत कर देते हैं। आप तो बीकॉम स्टूडेंट हो। मैंने आपसे बोला कि आपने लोन लेकर, पर्सनल लोन लेकर एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया। तो पहली बात मुझे बताओ, ये अकाउंटिंग जनरल एंट्री किसकी बुक्स में पास होगी? पहला क्वेश्चन तो ये है। ये सर पार्टनरशिप के में होगी। देखो कई सीए लोगों ने इसमें नाम नहीं लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की इज्जत मुझे भी रखनी पड़ती क्योंकि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। अरे पर्सनल लोन की अकाउंटिंग पर्सनल पार्टनरशिप फॉर्म में तो होती नहीं है, तो या तो सिंपल एंट्री होगी कि पार्टनरशिप के पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये लोन पार्टनरशिप ने लिया था क्या? किसने लिया था लोन? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोन लेके बिजनेस में पैसा लगाते हो तो पार्टनरशिप को क्या लेना देना? आप अकाउंटिंग कर रहे हो पार्टनरशिप में, तो उनके पास तो कैश आया तो कैश डेबिट कर दिया और पार्टनरशिप को कैपिटल बनाते हो। तो अमेरिका वाले भी तो यही बोल रहे हैं कि आपने लोन लिया है पार्टनरशिप ने, लेकिन ये पार्टनरशिप का लोन है ही नहीं, अल्टीमेटली किसको पे करना है? टैक्स वाले बोल रहे हैं ये पार्टनरशिप का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये लोन का पेमेंट तो पार्टनर्स ने करना है, तो उठा के पार्टनर्स की कैपिटल को क्यों नहीं बढ़ा देते आप? इनकम टैक्स ये बोलता है। इससे पार्टनर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये बात आपको सोचना चाहिए। इनकम टैक्स के ऐसा करने से आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ,
एज ए टैक्स पेयर ये बात थोड़ा एडवांस लेवल की है, मैं आंसर देना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो समझदार स्टूडेंट वो समझ गए होंगे कि सर इससे इंडिविजुअल पार्टनर को फायदा हुआ है, लेकिन मैं यहां ये बोल दूंगा तो बेसिक क्लास का पर्पस खत्म हो जाएगा। फायदा इसलिए हुआ क्योंकि बेसिस इंक्रीज हो गया, बेसिस इंक्रीज हो गया, तो जब वो बेचेंगे तो हमको कैपिटल गेन आ जाएगा। तो अभी आपने, अच्छा कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको ऐड करना है, बेटा रूल में लिखा है ऐड कर दो चलो। इनकम टैक्स की कोई बुक ऐसे समझाती नहीं जैसा मैं आपको लॉजिक से समझा रहा हूं। आप यूएस टैक्सेशन के आईआरएस के पब्लिकेशन को भी ढूंढ 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 के मारोगे ना, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि सर ये ऐड क्यों करते हैं। उन्होंने लिख दिया कि ऐड करना है तो ऐड करना है, रूल समझ लो, मैंने तो लॉजिक भी बता दिया आपको। तो कोई कंफ्यूजन आपको? कोई कंफ्यूजन ऐड करने पर लोन को ऐड कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब मानकर चलो इस क्वेश्चन में ये जो रिकोर्सिस लोन था इसका 50,000 का पेमेंट कर दिया पार्टनरशिप ने, 50,000 का पेमेंट कर दिया। वॉट इंपैक्ट ऑन बेसिस? वॉट इंपैक्ट ऑन बेसिस? तो सर यहां पर लेस कर देंगे रीपेमेंट ऑफ लोन। किसमें से माइनस कर देंगे सर? जब जोड़ा उसी के में था तो माइनस भी उसी में से करेंगे ना, तो ये बन जाएगा। तो एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पार्टनरशिप के लोन के बैलेंस में इंक्रीज और डिक्रीज से पार्टनर्स के बेसिस पे इंपैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो क्या लिखोगे आप? सर लोन लेने से बेसिस क्या होता है? इफ पार्टनरशिप टुक अ लोन, basis will increase. If partnership repay the loan, the basis of partnership will decrease. Getting my point? बात समझ में आती है? कितनों को सारी बात समझ में आएगी? और अब मानकर चलिए मिस्टर ए ने अपना ये हिस्सा सेल कर दिया, 125 के हिस्से को 175 में सेल कर दिया, तो ये जो 50,000 आएगा दैट विल बी कैपिटल गेन। और ध्यान रखिए ये कैपिटल गेन क्या पैसिव इनकम कहलाएगी? अगला क्वेश्चन तो ये है, अगर लिमिटेड पार्टनर ने बेचा होता, मानकर चलो 80,000 की चीज को 90,000 में सेल कर दिया, तो ध्यान रखिए कैपिटल गेन कभी भी पैसिव नहीं होता। ये सबसे बड़ा रूल आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन अपने आप में, कैपिटल उसका खुद का अपने आप में एक नेचर है, कैपिटल गेन और लॉस नेवर बी ए पैसिव। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए सर ये माथाफोड़ी हम क्यों कर रहे हैं, ये पैसिव नॉन पैसिव क्या कंसेप्ट है? एक ही दिन में सारी चीजें समझोगे क्या? अरे कुछ चीजें भविष्य में के गर्त में छुपी हो सकती हैं, जब समझाया जाएगा। लेकिन आज अपने दिमाग में ये तो समझ सर पैसिव का क्या मतलब है, ये समझा दो। सिंपल भाषा में आप पैसिव का क्या मतलब समझते हो? मेरे को तो आप ये समझाओ, मैं आपको अंग्रेजी में पूछ रहा हूं कि हिंदी में आप पैसिव का मतलब क्या समझते हो? आप क्या समझते हो, कोई बोले पैसिव, आप क्या समझते हो? सर पैसिव मतलब इनएक्टिव, बिना किसी पार्टिसिपेशन के अगर हमें कुछ पैसा मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम।
हाँ, ये कह सकते पैसिव इनकम विदाउट वर्क, विदाउट पार्टिसिपेशन। तो सर कैपिटल गेन में भी तो हम पार्टिसिपेशन नहीं करते, उसको क्यों नहीं मानते? अरे वो अलग कंसेप्ट है बेटा। कई लोग कैपिटल को भी पैसिव वगैरह बोल देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आती है? तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? जरा कितने लोगों को पूर्णतः समझ में आ गया, मुझे बात जानना जरूरी होता है। और मुझे इस बात का आंसर आपने सेकंड के अंदर देना है, पोल में पार्टिसिपेट करके। पोल आ गया होगा आपके सामने, नीचे वाला पोल, वो ऊपर वाला डीटीए डीटीएल को इग्नोर मार दो। क्योंकि क्लास का अंडरस्टैंडिंग रेशियो एटलीस्ट 80% होना चाहिए, क्योंकि 20% बच्चे तो रील में बिजी होते हैं ना, वो कंसंट्रेशन थोड़ी कर रहे होते हैं। 20% बच्चे तो पार्टिसिप, देखो क्या होता है, एक होती है ऑडियंस। तो 85% बच्चों को अगर समझ में आ जाता है तो मैं लेक्चर को, अभी तो 85 के ऊपर ही आ रही है, 92% वो चल रही है।